तो आपके अंदर ताकि घमंड ना आए, में नहीं है बट आई एम टेलिंग यू 2 years 11 months एंड 17 days लगे। नोट्स बनाते रहा करो, 1 मार्कर लिख लिया करो, बिकॉज आपको यहाँ नहीं तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ ऑफ क्लास 11th बुक 1 पॉलिटिकल साइंस। सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया एंड सेकेंड हाउ, कैसे बनाया गया। पहले रीजन देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया क्यों गया, उसकी क्यों जरूरत महसूस हुई। सो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है 3 मार्कर में कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो आप सबसे पहला रीजन इसमें ये लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ रूल्स प्रोवाइड करता है ताकि हम लड़ाई झगड़े ना करें, हालांकि तब भी लड़ाई झगड़े होते हैं, ताकि एक कोऑर्डिनेशन बना रहे। अगर उसके बाद भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो भी वो रूल्स के बेसिस पर ही हम जाके केस करते हैं। अगर हमें किसी चीज से कोई आपत्ति है, कोई लड़ाई होती है, कोई झगड़ा होता है, तो हम केस किस बेसिस पे कर रहे हैं, किसी रूल्स के बेसिस पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, जो लॉज बने हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन्ड है। तो सबसे पहला रीजन होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करता है। अब वो कोऑर्डिनेशन हम कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स, जो रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए हैं। सो वेरी फर्स्ट रीजन जिसको आप अपने भाषा में बना के लिख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अस सर्टेन रूल्स जिसके कारण वी that certain rules provide us to do a minimal coordination with each other. That's it. यही फर्स्ट फंक्शन कह रहा है कि हमें एक सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करते हैं जिससे हम मिनिमल कोऑर्डिनेशन कर सके एक दूसरे के साथ सोसाइटी में अच्छे से रहने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, सर्टेन रूल्स लिखे हैं, क्या हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। तो वो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन हमें हेल्प करता है ये बताने में कि कौन क्या ड्यूटी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको मॉनिटर बनाऊं क्लास का, किसी को मैं पास मॉनिटर बना दिया, किसी को मैंने डस्टर और मार्कर रखने को कह दिया, तो मैंने क्या करा, पावर को डिवाइड कर दिया कि ये आपका काम है, ये इसका काम, ये पास का काम इस इंसान का है। तो उससे एक तो कंफ्यूजन नहीं होगी, दूसरा एक ही इंसान पे सारा बर्डन नहीं आएगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन ये भी हेल्प करता है कि जो पावर है वो एक के हाथ में ना रहे, और पावर जब एक के हाथ में रहती है तो कई बार घमंड भी आ जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पावर डिवाइड हो, पावर जो है वो स्पेसिफाई हो कि किसको क्या काम करना है, किसको क्या डिसीजन लेने हैं, किस फील्ड के रिलेटेड डिसीजन लेने हैं, ताकि हमारी कंट्री स्मूथली चल सके। सो सेकेंड इज वेरी इजी, हम टॉपिक ही डायरेक्ट ले लेंगे टॉपिक से, स्पेसिफिकेशन ऑफ पावर, दैट्स इट। द सेकेंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई कि किसके पास पावर रहेगी डिसीजन लेने की सोसाइटी में। ठीक है, ये गवर्नमेंट में पावर ये डिसाइड कर देता है कि अच्छा कौन सी गवर्नमेंट करेगी, कैसे करेगी। गवर्नमेंट की भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है कि गवर्नमेंट को कैसे रूल करना है और उसकी पावर क्या रहने वाली है, डिसीजन कितने हद तक गवर्नमेंट ले सकती है। फिर हमने 3 ऑर्गन भी पढ़े हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये क्या है, लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाए, एग्जीक्यूटिव जो उन लॉ को इम्प्लीमेंट कराए, और जुडिशरी जो देखे कि लॉ अच्छे से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर सजा दे। राइट, सो ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का काम क्या, डिवाइडेड है। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका कि पावर इनमें स्पेसिफाई है कि किसकी क्या पावर रहेगी, किसको क्या काम करना है। थर्ड इज लिमिटेशंस ऑन दी पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। अब मैंने पावर डिवाइड कर दी, क्या आप पास मॉनिटर हो, आप मार्कर डस्टर रखोगे, आप क्लास मॉनिटर हो, लेकिन अब इसमें लिमिटेशन होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं आप पास मॉनिटर हो तो आप कभी अपनी पावर का अनलिमिटेड यूज करने लग जाओ। अनलिमिटेड यूज यानी कि आपको मैंने पास मॉनिटर बनाया सिर्फ क्लास 11th का, कभी आप उसको क्लास 12th में भी यूज करने लग जाओ पावर को कि नहीं मुझे तो मैम ने क्लास मॉनिटर पास मॉनिटर बनाया था, तो अब 12th में आपकी पावर फिर से आपको दी जाएगी या फिर किसी और को दी जाएगी। तो एक लिमिटेशन होना बहुत जरूरी है ताकि आप, एक तो आपके अंदर ताकि घमंड ना आए, दूसरा ताकि स्मूथली कंट्री चल सके। दिस इज ऑल्सो द रीजन। सो गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके, और इसलिए लिमिटेशन बहुत जरूरी है गवर्नमेंट की पावर पे भी। ठीक है, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, 6। पहले कितने थे, 7। अब कौन सा नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। अब पहले 6 अभी हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें से एक भी फंडामेंटल राइट अगर ले ले गवर्नमेंट कि चलो इक्वालिटी नहीं मिलेगी, ठीक है, या ऐसा बोल दे कि जो माइनॉरिटी, जिनका जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है हमारी कंट्री में वो स्कूल नहीं जा सकते,
तो वो तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, भेदभाव हो गया। तो गवर्नमेंट के पावर पे लिमिटेशंस होना बहुत जरूरी है, ताकि देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसपे गवर्नमेंट डिसीजन नहीं दे सकती या गवर्नमेंट छीन नहीं सकती। जैसे फंडामेंटल राइट्स इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। तो आप ये सीधा सीधा लिख सकते हो कि फर्स्ट सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करती है फॉर द मिनिमल कोऑर्डिनेशन, सेकंड ये स्पेसिफाई करती है पावर कि कौन डिसीजन लेगा, और थर्ड जो भी पावर लेगा, डिसीजन हो गया मतलब स्पेसिफाई हो गया कि पावर किसके हाथ में होगी, कौन डिसीजन मेकर बनेगा, लेकिन उसकी फिर लिमिटेशंस करना, उसकी पावर पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना, ठीक है, एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होना बहुत जरूरी है। सो थर्ड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजंस। थर्ड फंक्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिमिटेशंस लगाना गवर्नमेंट की पावर पे कि वो अपने सिटीजन पे क्या इंपोज कर सकती है और क्या नहीं, और जैसे कि कुछ ऐसे लिमिटेशंस लगाई जाएंगी जिसको गवर्नमेंट ट्रेसपास नहीं कर सकती, यानी कि क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 4, एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। लेकिन पावर पे लिमिटेशन लगाने का मतलब ये नहीं है कि पावर बिल्कुल ही नहीं दी जाएगी। पावर इतनी दी जाएगी कि हमारे जो एस्पिरेशंस का मतलब होता है होप्स, जो हमारी होप्स हैं, हमारे जो गोल्स हैं, जो वेलफेयर सोसाइटी का होना चाहिए, वो गवर्नमेंट जरूर करे, लेकिन अपनी लिमिटेशंस के अंदर रहकर। सो फोर्थ फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू अनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द होप्स ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी। जस्ट सोसाइटी का मतलब होता है फेयर सोसाइटी, जिसमें कोई भी किसी के साथ गलत नहीं हो रहा। जस्ट सोसाइटी प्रोवाइड करना, वेलफेयर प्रोवाइड करना अपने सिटीजन्स के लिए, डिस्क्रिमिनेशन ना हो जहां पर। तो गवर्नमेंट को इतनी पावर जरूर दी जाएगी कि वो अपने सिटीजन्स का ध्यान रख सके, ख्याल रख सके, उनकी जरूरतों का वो फुलफिल कर सके, अपने सिटीजन्स की डिमांड्स को, उनकी विशेस को और उनकी होप्स पे खड़ी उतरे, लेकिन अगेन लिमिटेशंस के अंदर। जो हमारा थर्ड पॉइंट था लिमिटेशंस के अंदर, ये हमारा फोर्थ फंक्शन है। नाउ यहाँ हमारा फर्स्ट टॉपिक ओवर हो जाता है। 3 मार्क में क्वेश्चन आ सकते हैं, आप ये 4 पॉइंट लिख के आ सकते हो और इसमें एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल, वेरी इजी टॉपिक। इसमें हम कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे कि हर एक इंसान की कुछ बहुत सारी आइडेंटिटीज होती है। एक तो मैं पहली इंडियन सिटीजन, ये हमारी पहली आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारी आइडेंटिटीज होती हैं। जैसे एक आइडेंटिटी है कलेक्टिव आइडेंटिटी। ये क्या होता है? जब हम सारे इंसान मिलकर एग्री कर जाते हैं किसी बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स पर, ठीक है, जैसे कि कौन सी गवर्नमेंट, जैसे हर कोई इलेक्शन में जाके वोट देता है, सबके पास ये बेसिक राइट है कि हमें कौन गवर्न करनी चाहिए, कौन पार्टी नहीं करनी चाहिए। हम अपना ओपिनियन दे के आते हैं इलेक्शन में वोट के थ्रू। वो आ गया कलेक्टिव आइडेंटिटी के अंदर, जो हम सब कलेक्टिवली कर रहे हैं। कलेक्टिवली मतलब जो हम एक साथ कर रहे हैं, यूनानिमसली। जो कलेक्टिवली हम करते हैं दैट इज अ कलेक्टिव आइडेंटिटी। सेकेंड इज मोरल आइडेंटिटी। मोरल आइडेंटिटी वो होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमारी फंडामेंटल राइट्स हमें देना, हमें फंडामेंटल वैल्यूज देना। हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, उससे हमें फील होता है कि यस हमारा भी कुछ इंपॉर्टेंस है, हमारे पास मोरल आइडेंटिटी है, और ये फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे पास है, इसे कोई ट्रेसपास नहीं कर सकता, कोई हमसे छीन नहीं सकता, यानी कि गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकती, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस है उनके गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये हमें मोरल आइडेंटिटी देता है, ठीक है। सो एक वन इज कलेक्टिव आइडेंटिटी, जो कलेक्टिवली करते हैं एक बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स को, जो हम एग्री करते हैं कलेक्टिवली सब मिलकर। सो दैट इज कलेक्टिव आइडेंटिटी। एंड मोरल आइडेंटिटी इज जब कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ ऐसे राइट्स देते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, जिसे कोई ट्रेसपास नहीं कर सकता, कोई क्रॉस नहीं कर सकता, कोई उनको मिसयूज नहीं कर सकता, वो सिर्फ हमारे पास रहेंगे, इवन गवर्नमेंट भी वो नहीं छीन सकती, तो वो मोरल आइडेंटिटी के अंदर आएंगे। इसके बाद एक और 2 हो गए पॉइंट हमारे फंडामेंटल आइडेंटिटी में। अब थर्ड पॉइंट ये है वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये 2 आइडेंटिटी हमारे पास है, कलेक्टिव आइडेंटिटी है, मोरल आइडेंटिटी, बट एक थर्ड आइडेंटिटी ऐसी है जो हमारे पास नहीं है और ना ही हमारे पास होनी चाहिए, वो है एथनिक आइडेंटिटी। हमारे इंडिया के पास कोई एथनिक आइडेंटिटी नहीं है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कोई एथनिक आइडेंटिटी नहीं लिखी हुई। क्यों? क्योंकि हमारा इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, हम सेक्युलरिज्म में बिलीव रखते हैं अपना। तो सेक्युलरिज्म टर्म का क्या मतलब हुआ? सेक्युलरिज्म का मतलब हुआ व्हेन एक ऐसी कंट्री जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करती, वो हर रिलीजन को एक्सेप्ट करती है, और एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है उसका कोई, ठीक है, उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हमारे इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इसलिए हम
सेक्युलरिज्म में आते हैं, हम सेक्युलर कंट्री कहलाते हैं। तो हमारा कोई एथनिक आइडेंटिटी नहीं है, हम हर टाइप के, हर रिलीजन को, सिटीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। और हमारा इंडिया इवन अलाउ करता है कि आप जिस रिलीजन को आगे बढ़ाना चाहो, प्रमोट करना चाहो पॉजिटिवली, आप कर सकते हो, कोई उस पर मनाही नहीं है। कि और आप कोई भी एजुकेशन सिस्टम, आप एजुकेशन ले रहे हो स्कूल में, किसी भी रिलीजन का बच्चा जा सकता है। तो इसीलिए कोई एथनिक आइडेंटिटी नहीं है कि हमने एक पर्टिकुलर ऑफिशियल रिलीजन बना दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। So in fundamental identity, we have covered three things. Now, the authority of a constitution. अब हमें ये जानना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पहली बात तो वो है क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल, जिसके अंदर रूल्स लिखे हैं, लॉज लिखे हैं, जो हमें फॉलो करना है फॉर हमारी वेलफेयर के लिए, फॉर आर वेलफेयर ओनली। ठीक है। सेकेंड इज, तो पहला अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, आप बोलोगे कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट which has numerous articles, rules, laws written in it for the welfare of the society. Second is, how effective is a constitution and is a constitution just का मतलब क्या constitution fair है और कितना इफेक्टिव है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दो क्वेश्चन का आंसर हम आगे देंगे, आगे जो हमारे पैराग्राफ्स टॉपिक्स आने वाले हैं उनके थ्रू हमें एंड ऑफ द चैप्टर तक ये पता लगा लेंगे कि इफेक्टिव है कि नहीं। यही हमारा काम है, हम वो पता लगा लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, उससे पहले मोड ऑफ प्रॉमलिगेशन। मोड ऑफ प्रॉमलिगेशन में क्या है, अब दिस रेफर्स टू हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बीइंग। हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन को। हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव, कितनी अथॉरिटी लगी उसको बनाने के लिए, कितने लोग लगे, और जितने लोग लगे उनके पास कितनी पावर थी, कितनी अथॉरिटी थी, कि वो कोई लिमिटेशंस थी उन पे या वो कुछ भी चाहे वो लिख सकते थे। Most successful countries like India, South Africa, US are constitutions which were created in the aftermath of popular national movement. South Africa में भी national movement हुआ, United States में भी हुआ, इंडिया में भी हुआ नेशनल मूवमेंट। ठीक है। अब वो नेशनल मूवमेंट से क्या हुआ, हमें एक एक्सपीरियंस मिल गया कि ये चीज हमारे साथ गलत हुई है, तो हमें, जैसे हमें इक्वालिटी नहीं मिली कभी, तो हमें पता था नेशनल मूवमेंट के बाद जैसे ही हमारे पास मौका आया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, इक्वालिटी तो पक्का ही पक्का देनी है, हमें ये पता लग गया, क्योंकि हमें इक्वालिटी कभी मिली नहीं, हमेशा हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। तो एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमें कैसे पता लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखना है हमारे पास, क्योंकि हम तीनों ही, साउथ अफ्रीका, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नेशनल मूवमेंट से गो थ्रू हो रखी हैं। तो उनको पता था हमारे साथ क्या कमियां थी, क्या हमारे साथ कैसे ट्रीट करा गया, तो हमें क्या लॉज लिखने में पता था वो चीजें। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिठाई गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, जिसके अंदर बहुत से लोग थे, 389 समथिंग, जिन्होंने बैठकर बहुत डिबेट्स करी, डिस्कशंस करी, और फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि एक दिन में लिख दिया, बहुत टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में, 2 years, जो कि आपके इस चैप्टर में नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू, 2 years, 11 months एंड 17 days लगे। 17 days, इतना टाइम लगा एग्जैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ था दिसंबर 1946 में और खत्म हुआ बनकर नवंबर 1949। और अगर एग्जैक्ट डेट बताऊं, सो इट्स 9th December 1946 एंड इट्स 26th November 1949 जब वो बनके तैयार हो गया था। ऑल्सो एक और इंटरेस्टिंग बात, आपके एग्जाम में वो बोलते हैं कब अडॉप्ट करा गया कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर डेट आई, कब अगर वर्ड आई अडॉप्ट, तो आप लिखोगे नवंबर 26, 1949। पर अगर वो बोले कब इंप्लीमेंट करा गया, की वर्ड बहुत ध्यान से रखना, अडॉप्ट वर्ड आ जाए तो नवंबर 26, 1949, अगर इंप्लीमेंट वर्ड आ जाए तो हम लिखेंगे 26 जनवरी 1950। इंप्लीमेंट इस दिन हुआ था, 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट हो गया था। वो इंप्लीमेंट की जगह एक और वर्ड भी लिख सकते हैं, केम इनटू फोर्स। फोर्स में कब आया, केम इनटू फोर्स या केम इनटू बीइंग, तो भी डेट 26 जनवरी 1950 रहेगी हमारी। ठीक है। तो याद रखना अडॉप्ट कब करा गया, इंप्लीमेंट कब हुआ, फोर्स में कब आया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये कीवर्ड से घुमा देते हैं और हमारे 1 मार्कर यहाँ पे फिर रह जाते हैं। अब बनाया, चलो नेशनल मूवमेंट के कारण हमें बहुत सारे रीजन पता थे, तो इसीलिए थोड़ा आसानी हुई, हमें पता, हम क्लियर थे अपने गोल में कि हमें चाहिए क्या, तो थोड़ा आसान हुआ। पर डिबेट्स तब भी बहुत हुए, बहुत क्लैशेस हुए तब भी। लेकिन एक और रीजन है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कि क्राफ्ट किसने करा, बहुत ही पॉपुलर लीडर्स ने, जो कि बहुत ही क्रेडिबल लीडर्स थे हमारे,
जिनके पास कैपेसिटी थी कि नेगोशिएट कैसे करना है, पब्लिक स्पीकिंग थी, उनके पास डिबेटिंग स्किल्स थे, उन्हें पता था क्या पॉइंट चाहिए क्या नहीं, कैसे उनके उनके पास पूरा डेटा था, पूरा डेटा नेगोशिएट कैसे करना है, ठीक है। मतलब वो जैसे जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इतने क्रेडिबल इंसान जिन्होंने अपने अपने फील्ड में बहुत अमेजिंग करा है, बहुत डिग्रीज इनके पास और बहुत नॉलेज इनके पास थी। इन लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ये लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडिया का अच्छा होना ही था, नो डाउट। सो या हु क्राफ्टेड में हम लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स जो कि बहुत ही क्रेडिबल थे, ठीक है, जिनकी दे हैड द कैपेसिटी टू नेगोशिएट। और अगर पूछा जाए कब अडॉप्ट हुआ है, 26 नवंबर 1949। कब इंप्लीमेंट हुआ है, 26 जनवरी 1950। कितना टाइम लगा, 2 years 11 months 17 days, एग्जैक्ट इतना टाइम लगा। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक फॉर द डे। इसके बाद हाफ वीडियो हम आज रखेंगे, हाफ चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 में। द substantive provisions of a constitution. It is the hallmark of successful constitution that it gives everyone in society some reasons to go along with its provisions. सोचो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को हमने क्यों फॉलो करा, ऐसा क्या उसके अंदर लिखा हुआ था कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना ही पड़ा, हमें कोई मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं थी उसको फॉलो करने में। क्यों फॉलो करा हमने, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको सब कुछ दिया, इक्वालिटी दी, हमें चाहिए था डिस्क्रिमिनेशन ना हो, अनटचेबिलिटी ना हो, वो सब हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने वो सब मेंशन करा, राइट। हम क्या चाह रहे हैं, कोई भी माइनॉरिटी है उसको भी उतनी इक्वालिटी मिले, उतनी अपॉर्चुनिटीज मिले, उतनी रिस्पेक्ट मिले, वो सब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ। दिस इज द वेरी बिगेस्ट रीजन कि क्यों हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम इतना इतना फॉलो करते हैं और कितना बेस्ट माना जाता है वो। दिस इज द ओनली रीजन। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन होगा मान लो जिसमें माइनॉरिटीज को आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो, उनको नीचा दिखा रहे हो, ठीक है, जहां पे आप उनको इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, उनको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, उनको वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं दे रहे हो, उनको अच्छा फील नहीं करा रहे हो, उनके लिए लॉज नहीं बना रहे हो, राइट्स उनके लिए नहीं दे रहे हो, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन उस कंट्री का कभी चल ही नहीं सकता है। हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए चला, इसीलिए इतने, क्योंकि उसमें प्रोविजंस इतने अच्छे लिखे थे, राइट्स इतने अच्छे लिखे थे, तो क्यों नहीं अच्छा चलेगा हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों, क्योंकि फ्रीडम दे रहा है, इक्वालिटी दे रहा है, फंडामेंटल राइट्स दे रहे हैं हम सिटीजन को, राइट। और यहां तक कि वो पावर स्पेसिफाई कर रहा है, ऐसा नहीं है एक पे सारा बर्डन है, मोनार्की सिस्टम नहीं है यहाँ पे, राइट। ऑल्सो वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, हमने ऊपर 4 पॉइंट पढ़े थे, वो पावर स्पेसिफाई के साथ साथ गवर्नमेंट की पावर लिमिट भी कर रहा है, कि वो हद से ज्यादा भी ये नहीं कि ओवर पावर या ओवर रूल कर ले हम लोगों के ऊपर, तो वो गवर्नमेंट को पावर भी दे रहा है कि वो वेलफेयर करे सोसाइटी का, साथ में उनकी पावर को लिमिट भी कर रहा है। इट्स व्हाट मेक्स आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेरी यूनिक। तो ऊपर के 4 पॉइंट जो फर्स्ट टॉपिक में पढ़े, 3 मार्कर आ सकते हैं, 1 मार्कर मैंने आपको बताया, ये सिर्फ समझने के लिए था, इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं जनरली। एंड लास्ट हम नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आज की क्लास यहीं पे ओवर करेंगे। Debate over constitution making in Nepal. Making a constitution is not always an easy and smooth affair. Obviously बात है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई हंसी खेल का काम नहीं है, बहुत टाइम लगता है, जैसे हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखा ही। अब नेपाल एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे पहले मोनार्की सिस्टम चलता था, वहां पे किंग हुआ करता था, ज्ञानेंद्र नाम था उनका, ज्ञानेंद्र, आपकी बुक में ये मेंशन नहीं है इधर, ज्ञानेंद्र, GYANENDRA, ठीक है, ये उनका नाम था किंग का। इन किंग ने रूल करा 2006 तक, बहुत रूल करा, बहुत रूल। इनके कारण क्या हुआ, कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन बनता था फेल हो जाता था। कॉन्स्टिट्यूशन बना 1948 में फर्स्ट टाइम, 1951 सेकेंड टाइम, 1959 थर्ड टाइम, 62 फोर्थ टाइम, 95th टाइम, 5 बार इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना है और पांचों टाइम फेल हुआ है वो। क्यों, क्योंकि पावर पीपल के हाथ में ना देखकर गोल घूम फिर के किंग के हाथ में पावर आती थी। ऑब्वियसली बात है, फेल होना ही था मोनार्की सिस्टम। हमने मोनार्की सिस्टम की एग्जांपल देखे ही हैं कि कैसे फेल हुए हैं वो। नाउ फाइनली बहुत मतलब आंदोलन होते हैं इनके अगेंस्ट, बहुत लोग लड़ते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। आपकी बुक में फिर से यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट एक पीपल्स मूवमेंट होता है, ठीक है, आई एम राइटिंग शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीपल्स मूवमेंट होता है, ठीक है। वो मूवमेंट बहुत ही वाइड स्केल पे होता है। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा फर्क आने लगता है और फाइनली 2008 के अंदर नेपाल जो है वो मोनार्की सिस्टम ओवर हो जाता है और नेपाल में अबोलिशिंग द मोनार्की, अबोलिशिंग मतलब जब खत्म हो जाता है, बैन हो जाती है मोनार्की,
और रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फाइनली नेपाल बन जाती है 2008 में, तो आपका 1 मार्कर है। कब नेपाल इमर्ज होती है एज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या फिर कब मोनार्की सिस्टम ओवर होता है, सो दैट इज इन 2008। कितनी बार नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना है किंग के रहते हुए? 5 बार। किंग कौन था? ज्ञानेंद्र। कौन सी मूवमेंट थी? पीपल्स मूवमेंट। और फाइनली जब कॉन्स्टिट्यूशन 2008 के बाद 2015 में अडॉप्ट करा गया, और उसके बाद आज तक कोई भी उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल का नहीं बना। बार बार जो बन रहा था वो 2008 के बाद नहीं बना। क्यों? क्योंकि पीपल को देखते हुए, उनके वेलफेयर को देखते हुए, क्या उनको जरूरत है वो देखते हुए यहाँ पे बनाया गया। मोनार्की सिस्टम में किंग अपना इंटरेस्ट देख रहा था, बट अब यहाँ किंग नहीं था, यहाँ गवर्नमेंट थी, राइट? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो दिस इज द रीजन वाई 2015 में फाइनली नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट कर लिया गया। वर्ड याद रखना, अडॉप्ट की वर्ड है, तो वो कर लिया गया कब? 2015 में। दिस इज द 1 मार्कर. So with this, we over today's lecture. I hope you liked this video. You liked my lecture, my way of teaching, and साथ में जो मैं आपको 1 मार्कर बता रही हूँ, 3 मार्कर बता रही हूँ, I hope you are liking that. And please साथ में नोट्स बनाते रहा करो, 1 मार्कर लिख लिया करो, बिकॉज आपको यहाँ नहीं तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा. बचे हुए हाफ वीडियो we will complete in the part 2. Till then, bye bye.